नमस्कार। मेरे YouTube के जो दर्शक हैं वो इनको एक बार मेरा सत्या चौधरी का एक बार फिर से नमस्कार। खेती की बात सत्या चौधरी के साथ में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा भी मेरा वही रहेगा किसान का के मामले में, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ तो मुझे पता है किसान के लिए क्या हित में उसी के जुड़ी जो बिल आए हैं उसके जुड़ी कुछ भ्रांतियाँ हैं उसको क्लियर करने की मैंने कोशिश की है और उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि किसान के नाम पे हम भावुक हो जाते हैं। अभी गहलोत जी ने एक कानून पास किया, जो केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया था उसकी काट का ये कानून पास किया। जैसे राजस्थान की विधानसभा में ये कानून पास हुआ था कि राजस्थान के अंदर कहीं पे भी किसी तरीके की जिन्स की खरीद या बिक्री होगी वो एक मंडी यार्ड माना जाएगा। चाहे वो मंडी के बाहर भी कहीं खरीद हो रही है, चाहे कहीं वेयर हाउस में हो रही है, कोल्ड स्टोरेज में हो रही है, किसी प्लांट में खरीद या बिक्री हो रही है, तो उसको एक मंडी का दर्जा दे दिया जाएगा और वहाँ पे सारे मंडी के कानून लागू होंगे। इसका मतलब हुआ कि किसान मंडी में न जाके कहीं पे भी अपनी फसल बेच रहा है तो खरीदार को वो सारे टैक्सेस, राजस्थान के अंदर लगभग 2.5% के लगभग टैक्सेस हैं, डायरेक्ट जो सरकार के टैक्सेस हैं वो, और उसका मंडी के अंदर लाइसेंस होना जरूरी है, वही खरीद पाएगा। तो ये सारा सारा खर्चा किसके ऊपर, इनडायरेक्टली किसान के ऊपर पड़ेगा। यदि आप चने का लिया जाता है तो चने का भाव आज के दिन 150 रुपये है, उसका यदि मैं 2.5 से 3% टैक्स लगाऊं तो एक कुंटल के ऊपर किसान का जो नुकसान होने वाला है वो 150 से 250 रुपये तक होने वाला है। लेकिन हमने विरोध किसका कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार का, जिसने ये बंदिशें हटा दी थी। और बंदिश क्या हटाई थी कि किसान चाहे तो कहीं पे भी अपने माल को बेच सकता है। दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि हरियाणा की सरकार ने सरकारी खरीद जो राजस्थान से काफी बाजरा था वो हरियाणा जा रहा था और हरियाणा की सरकार उसको खरीद रही थी, जबकि वहाँ पे हरियाणा की सरकार ने ये बैन कर दिया कि हम राजस्थान का बाजरा हम सरकारी खरीद में नहीं खरीदेंगे। हाँ, कोई किसान वहाँ पे जाके ओपन में बेचना चाहे तो बेच सकता है, लेकिन राजस्थान के किसान का माल वो सरकारी खरीद में नहीं खरीदेंगे। और उल्टा हमने क्या किया, राजस्थान वालों ने हरियाणा को गालियां देना शुरू कर दी कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि राजस्थान के जो लोग हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछते कि आप हमारे से सरकारी खरीद बाजरे की क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो रेट का डिफरेंस है वो लगभग 700 रुपये कुंटल का है राजस्थान और हरियाणा का, या फिजिकल मार्केट का और एमएसपी का जो रेट है वो 700 रुपये तक का डिफरेंस है। लेकिन हमने उल्टा हरियाणा सरकार को बोलना शुरू कर दिया। जो सवाल राज्य सरकार से होना चाहिए था वो हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं। अभी जो कानून बनाया था उसके अंदर सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम किया था, एफपीओ बनाने का। एफपीओ बनाने की घोषणा की थी। तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे किसान एक समूह बना के एक कंपनी बना सकते हैं और एज ए कंपनी ट्रेडिंग काम कर सकते हैं। वो उसके लिए सरकार क्या कर रही है कि 15 लाख रुपए तक का अनुदान देने के लिए अनुदान भी दे रही है सरकार। लेकिन वो एफपीओ बनाने की दिशा में कोई नहीं जा रहा है, ना किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि हाँ चलिए आपने छोटे छोटे किसान का भला करना चाहते हैं, हम छोटे छोटे किसान एक एफपीओ बनाते हैं और इस एफपीओ के माध्यम से हम बड़े अच्छे तरीके से कहीं पे यदि हमने उपज बेचेंगे या किसी से इनपुट भी ले रहे हैं जैसे फर्टिलाइजर वगैरह, वो भी हम कम दामों में खरीद सकते हैं। लेकिन सरकार का एक बहुत अच्छा ये कदम है। और इस तरीके से 10,000 जो एफपीओ बना दे, 10,000 यदि एफपीओ बना लिया जाए तो उनकी ताकत क्या होगी। अभी एफपीओ के लिए सरकार क्या कर रही है, 15 लाख रुपए भी दे रही है, साथ में जो एक उनका लिखा पढ़ी करने के लिए जो भी सीए रखेगा या कोई भी एक मुनीम रखेगा उसकी सैलरी भी 3 साल तक सरकार देने को तैयार है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश में गया था, वहाँ पे एक एफपीओ का संगठन है, पूरा मध्य भारत के नाम से वहाँ पे संगठन है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। विदिशा के अंदर तो एक एफपीओ किसानों के लिए एफएम रेडियो भी चला रहा है। इसका मतलब कि वो किसानों को अपने हर चीजें बताते हैं कि कैसे काम करना है, आपकी फसल कहाँ पे बेचनी है, क्या कुछ है वो कर रहे हैं। लेकिन हम विरोध उस वो काम करना, लेकिन विरोध कर रहे हैं हम अडानी का। हम बोल रहे हैं कि अंबानी और अडानी की हमारी सारी फसल ले जाएंगे। मैं पूछता हूँ भाई साहब कैसे ले जाएंगे, कोई मेरे को जवाब नहीं देता कि अडानी और अंबानी हमारी फसल कैसे ले जा सकते। भाई साहब अंबानी और अडानी को यदि माल आज भी खरीदना होता है तो वो खरीद सकते हैं। इस कानून से पहले वो क्या करते हैं, 100 मंडियों के अंदर जाते हैं, 100 मंडियों के 100 दलालों को बोलते हैं कि भाई साहब हमारे लिए आप इस रेट के अंदर माल खरीद के दे दो, तो वो खरीद के दे देंगे अभी उनको। जबकि इस कानून आने के बाद में तो उन्होंने लाखों किसानों से डायरेक्टली खरीदना पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि 100 आदमियों से कॉन्टेक्ट करके कोई माल खरीदना ज्यादा इजी होता या फिर लाखों किसानों से खरीदना होता। दूसरे बोलते हैं कि हरियाणा का किसान मुंबई में कैसे बेचना चाहेगा। मैं मान सकता हूँ कि हरियाणा का एक किसान तो नहीं जा सकता मुंबई के अंदर अपनी कोई फसल बेचने के लिए या कुछ भी चीज बेचने के लिए, लेकिन एक एफपीओ जिसके अंदर 350 से 1,000 तक किसान हो सकते हैं वो तो बेच सकते हैं। या फिर किसी को जो बायर है उसको बोल सकते हैं कि आइए हमारे पास में इतनी फसल है और हम इस रेट के ऊपर बेचना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ से कलेक्ट कीजिए। तो जिसको क्वालिटी चाहिएगी और क्वांटिटी चाहिएगी तो
भाग के आएगा और आपको देगा। हम बोलते हैं कि आज भी हम तो लोकल में बेच रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। अभी भी बोलते हैं कुछ लोग, मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि भाई साहब आज भी हम गांव के अंदर बेच रहे हैं, तो हमें क्या फायदा। भाई जो आज के दिन भी जो आपके गांव में से खरीद रहा है, या तो उसके पास मंडी का लाइसेंस होगा, यदि इसका मतलब मंडी का लाइसेंस होगा तो उसको वो सारे मंडी के खर्चे देने पड़ेंगे। तो वो उसके अंदर जबकि इस कानून के आने के बाद में उसको जो मंडी के खर्चे और जो बाकी चीजें हैं और मंडी का लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब कि यदि उसके पास मंडी का लाइसेंस नहीं है तो जो आपसे खरीद के लेके जा रहा है वो अपने खर्चे जोड़ के वो मंडी में ही किसी लाइसेंस वाले को बेच रहा है। अभी क्या करें कि भाई हमारे लोकल में क्या फायदा। मैं मानता हूँ लोकल में मंडी में जाने को क्या फायदा हो सकता है। यदि मान लीजिए सपोज कीजिए आपके गांव के पास में या जहां आपकी मंडी है वहां पे कोई प्लांट है, वो या कोई स्टॉकिस्ट है जो स्टोरेज कर रहा है वहां के किसी वेयर हाउस के अंदर, तो आप मंडी में जाने के बजाय आप उसको वहां स्टॉकिस्ट के यहाँ पे लेके जा सकते हो या किसी प्लांट में आप डायरेक्टली ले जा सकते हो। क्योंकि जो मंडी के खर्चे हैं और वो आप मंडी में लेके गए, मंडी से उसने जो रियल खरीदार है उसने खरीदा, अपने वहां पे जहाँ पे स्टोरेज पॉइंट था वहां से लेके आया, तो वो 10 से 15% खर्चे लग गए। अब वो क्या कर सकता है, आप डायरेक्टली उसके पास में गए तो वो 10 से 15% जो खर्चे की बचत हुई उसके अंदर कुछ भाग वो किसान को दे सकता है और किसान को अच्छा फायदा हो सकता है। अभी आप बोल रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएगी। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मंडियां खत्म होंगी, आज नहीं तो 5 साल बाद में मंडियां खत्म होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेकिन उसकी जगह ई मंडी लेने वाली है। आज बहुत सी कंपनी है ई मंडी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। ई मंडी का मतलब ये हो गया कि जैसे हर एक मंडी का, हर एक खरीदार का एक ऐप होगा आपके पास में, और ऐप के अंदर आपको उस साइड के, उस कमोडिटी के, आपके पूरे देश के अंदर कहीं पे भी खरीदार होंगे उसका रेट आपको दिखेगा और आप चाहो तो उससे कॉन्टेक्ट करके अपनी फसल बेच सकते हो। ऐसे कंसेप्ट बहुत सी कंपनियां लेके आने वाली है और बहुत सी कंपनियां इसके ऊपर काम करने वाली है। इसका मतलब कि आपको रेट डिस्कवरी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, आपका मोबाइल ही आपका वो काम करेगा खरीदार। अभी कह रहे हैं कि आपकी एक कंपनी यदि आ गई, एक कंपनी ने हमारा माल खरीद लिया तो हम क्या करेंगे। भाई साहब प्रैक्टिकली बताइए, आज के दिन पूरे इंडिया के अंदर चने का उत्पादन होता है वो 1 लाख एमटी से ऊपर होता है। 1 करोड़ एमटी। 1 करोड़ एमटी कौन सी कंपनी माल खरीद सकती है? 1 करोड़। और दूसरी, किसान कभी फसल एक साथ में नहीं लेके आता। आपको क्या लगता है कि कंपनी आई, खरीदा है, उसने बोला अभी आज 1 करोड़ एमटी माल मैं खरीद रहा हूँ, किसान सारी फसल ले आते नहीं। भाई साहब डाटा मैं बताता हूँ कि कोई भी क्रॉप आती है उसके पहले 2 महीने के अंदर 30 से 35% फसल ही मंडी में आती है, बाकी की फसल है किसान धीरे धीरे करके लेके आता है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारी कोई भी क्रॉप थी वो एक साथ ही मंडी में आ गई। तो कोई भी कंपनी उसको एक क्रॉप को यदि इकट्ठा करके और भाव बढ़ा के बेचना शुरू कर देगी, ऐसा कोई प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है। यदि आपने कर भी लिया, किसी ने मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ में से 20 लाख एमटी स्टॉक कर लिया, तो क्या होगा, अब वो अपने मनमर्जी से, क्योंकि 80 लाख एमटी तो चना बाकी मार्केट के अंदर पड़ा है, तो जो खरीदार होंगे, रियल खरीदार होंगे, वो बाकी से खरीद लेंगे, उसका रेट से नहीं खरीदेंगे। दूसरा, अपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी देखा जाएगा कि किसके रेट कहाँ पे क्या कुछ। आज मैं देखता हूँ कि आज मंडी के अंदर बहुत से किसान है, वो पहले एनसीडीएक्स और एमसीएक्स के ऊपर भाव देखते हैं कि आज क्या भाव चल रहा है, उसी के हिसाब से वो मंडी के अंदर लेके जाते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि स्टोरेज लिमिट का, कि स्टोरेज लिमिट कर दी। भाई साहब स्टोरेज लिमिट से किसान को क्या नुकसान होने वाला है, मुझे बताइए। आप कोई भी चीज आप खरीदते हो उसके ऊपर लिमिट लग जाती है। जब लिमिट लगी है उसका मंडी से उसके रेट गिरे हैं। आज से थोड़े दिन साल पहले सरकारों ने तेल के ऊपर और जो पल्सेस थी उनकी स्टोरेज लिमिट लगा दी थी। जो भाव चने का उस टाइम 8 या 9,000 रुपए था वो धड़ाम से 4,000 रुपए पे आ गया। इसका मतलब कि जैसे ही स्टोरेज लिमिट लगी दाम 60 से 65% गिर गए। इसका अल्टीमेट नुकसान किसको हुआ? किसान को हुआ। दूसरी, स्टोरेज लिमिट की बात जो आ रही है, काफी ज्यादा इसके ऊपर बोला जा रहा है। स्टोरेज लिमिट अभी भी लग सकती है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं लगेगी, अभी भी लग सकती है। यदि आप कानून ढंग से पढ़ोगे तो स्टोरेज लिमिट आज भी लग सकती है, लेकिन उसका एक कोई फार्मूला होगा। वो रेट कितने बढ़े, 5 साल का एवरेज रेट क्या थे, कितना रेट बढ़ गए, कितने दिन में बढ़े, वो सब कुछ देखने के बाद में केंद्र सरकार ये डिसाइड कर सकती है कि हाँ स्टोरेज लिमिट लगानी है कि नहीं। लेकिन पहले क्या होता था, जब किसान की फसल आने वाली होती थी तब स्टोरेज लिमिट लगा देते थे, और उसके बाद में जैसे ही किसान अपनी फसल, जैसे 40-45% फसल किसान ने बेच दी, उसके बाद में स्टोरेज लिमिट हट जाती थी, और जिसका फायदा बड़े बड़े स्टॉकिस्ट और कंपनियां उठा रही थी, जो आज के दिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब एक बात बताइए कि कोई भी चीज की कमोडिटी के, स्पेशली भारत के अंदर क्या लगता है कि जब दाल महंगी हो जाती है, प्याज महंगी हो जाती है, हम महंगाई मानना शुरू कर देते हैं। बाकी चीजें कितने रुपए महंगी हो रही है उसका मतलब नहीं होता। तो क्या
कोई सरकार दालों को या कोई खाने पीने की चीजों को इतना महंगा करके खुश होगी कि उसकी सत्ता ही चली जाए? प्याज का उदाहरण हमने देखा हुआ है, प्याज एक बार महंगा हुआ, सत्ता बदल दी। तो क्या कोई सरकार इतना बड़ा रिस्क ले सकती है कि उसके दाम इतने ज्यादा बढ़ने दे कि उसकी सरकार ही चली जाए? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। कानून किसान के हित के अंदर है, हमें विरोध नहीं करना चाहिए, अच्छी चीजें हैं। एमएसपी को लेके जो एक डाउट चल रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, सरकार ने लिखित में दे दी है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो हमें स्वागत करना चाहिए इस कानून का कि हाँ, हमें एक मौका मिल रहा है कि हमारी फसल हम मंडी में बेचे, बाहर बेचे, कहीं बेचे, जो ज्यादा पैसे देगा उसकी हम फसल बेचेंगे। धन्यवाद।